उसके साथ ही तो सबसे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो आया एग्जिस्टेंस में 1872 सितंबर 1 को, और इसका प्रीएम्बल कहता है दैट इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका प्रीएम्बल कहता है ये एक एक्ट है जो डिफाइन करता है और अमेंड करेगा सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पहले जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था तो ये वहां पर अप्लीकेबल नहीं होता था। पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये अप्लाई होता है एट वन टाइम होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद ये डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स रिलेटिंग टू गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और कैसे चलेगा, इसके रूल क्या है और इसके प्रिंसिपल क्या है, वो इसके बारे में डिस्कस करेगा। अब हम आते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं। सितंबर 1 1872 को ये आया। प्रीएम्बल सेज इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद एन कॉन्ट्रैक्ट में एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसमें पहला क्या आया, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये एनफोर्सेबल होना चाहिए। तो इसमें क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड प्रपोजल। अगर कोई एक दूसरे से प्रॉमिस करता है और वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है तो वो प्रपोजल हो जाएगा, प्रॉमिस विल बी प्रपोजल। व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। एनफोर्सेबल का मतलब क्या हुआ, एन एग्रीमेंट विच गिव्स राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एक एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशंस को देता है और वो उसे हम लॉ के थ्रू एनफोर्स कर सकते हैं तो वो एनफोर्सेबल होता है। ओके, उसके बाद हमें जानना है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये क्या चीज है। तो एग्रीमेंट प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ये एग्रीमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब जब प्रॉमिस एक्सेप्टेबल हो गया, जब प्रॉमिस हो गया और उसके बाद वो इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इन्फोर्सेबल प्लस एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्रीमेंट का है वो लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। लीगल मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट जो है वो लीगल नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, ये लीगल ऑब्लिगेशन होता ही होता है। नेचर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जिसका पर्पस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना नहीं होता है, या बहुत सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, या बहुत से केसेस में वो उसका लीगल कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, वो जितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो एग्रीमेंट से ही बनते हैं। इसके एसेंशियल्स क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि पहले तो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर वो फ्री कंसेंट देना चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब एक ने दूसरे को प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो एग्रीमेंट बन गया। फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि किसी को धमकी दे करके, किसी को गन पॉइंट पर या किसी को लालच दे करके आप उसका कंसेंट हासिल नहीं कर रहे हैं
उसने अपनी मर्जी से उस काम के लिए हाँ बोला है। कॉम्पिटेंसी मतलब वो अनसाउंड माइंड काम नहीं होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग खराब नहीं हो। दिमाग खराब होगा तो ये डिक्लेयर होना चाहिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो होना चाहिए। 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए तो वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब कि जो एक्सेप्टेबल है, लीगल है, वही कंसिडरेशन देना चाहिए। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज पर सेक्शन 10 ऑफ 1872 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दीज आर द इसेंशियल्स, नॉट इन सेक्शंस बट इंक्लूड्स। ये सेक्शन में दिया हुआ नहीं है लेकिन ये फिर भी आता है। क्या? 2 पार्टी होने चाहिए, बिना 2 पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब 2 पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते कितने टाइप के हैं? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसने? इसका वैलिडिटी पर, फॉर्मेशन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जब वैलिडिटी के ऊपर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड, मतलब एग्रीमेंट बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, मतलब एग्रीमेंट एक दूसरे को बाइंड करता है लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए, और दूसरा वो एनफोर्सेबल भी है कि उसे अगर एक पार्टी या कोई पार्टी परफॉर्म करने से रिफ्यूज करता है तो उसे कोर्ट के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है। वायड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वायड होता है जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है लेकिन उसे कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं किया जाता या किया जा सकता। जैसे कि यूपी में स्लॉटर हाउस चलाना लीगल था बिफोर 2017, लेकिन अब वहां पर स्लॉटर हाउस चलाना इलीगल हो गया क्योंकि वहां पर कानूनी सुधार आया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो 2017 से पहले उसके लेकर के बने थे वो उस टाइम तक वैलिड था, लेकिन उसके बाद वो वायड हो गया क्योंकि अब उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बिहार में जब शराबबंदी हुई तो उससे पहले जो शराब ठेके खोलने के कॉन्ट्रैक्ट बने थे वो तो वैलिड थे, उस टाइम उसको एनफोर्स किया जा सकता था कोर्ट में थ्रू। लेकिन अब क्योंकि वहां पर वो ड्राई स्टेट हो गया है तो जो कॉन्ट्रैक्ट 2000 उस टाइम से पहले क्रिएट हुए वो अब वायड हो गया क्योंकि उसका कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो ये हुए वायड कॉन्ट्रैक्ट के जो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है, मतलब नो पार्टी हैज राइट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू प्रोसीडिंग ऑफ लॉ। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब आप किसी का कॉन्सेंट हासिल करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस से, उसके बाद कोर्सन से, थ्रेट से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से, तो जो अग्रीव्ड पार्टी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है उसके ऑप्शन पर। अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। आपने किसी को गन पॉइंट पर उसका कंसेंट हासिल किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशंस नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ, otherwise it is wideable at the option of one party. Wideable means only one party has option to whether to accept or reject the terms of the contract. That is the clue of the wideable contract. Now illegal contract इलीगल होता है जैसे इमोरल हो गया, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमोरल, और बहुत सारे काम होते हैं जो इलीगल है, गैर कानूनी है, जैसे लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, लॉ उसे नहीं प्रोवाइड नहीं करता, वो नहीं होना चाहिए, लॉ प्रोहिबिट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया। अनएनफोर्सेबल, एब्सेंस इन राइटिंग और बार्ड बाय लिमिटेशन। एब्सेंस इन राइटिंग, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ओरल किया है, कोई उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ वो सिर्फ राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही चलता है। और किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करने के लिए टाइम लिमिट होता है कि आप विद इन द टाइम लिमिट आप उसे एक कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं।
अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो वो भी अनएनफोर्सेबल ही होता है। वैलिडिटी के ऊपर कितने हो गए? वैलिड, वायर्ड, वाइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल, 5। अब फॉर्मेशन के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फॉर्मेशन किस किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्म होता है। एक होता है एक्सप्रेस, कि हमने उसको बोला है या राइटिंग में दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लीगली ऑब्लाइज्ड है, वो रिटेन में नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। जैसे कि किसी का सामान खो गया, वो जिसको मिला है वो लीगली ऑब्लाइज्ड है कि वो उसको रिटर्न करे एक्चुअल ऑनर के पास, या बेलर और बेली का रिलेशनशिप होता है कि वो सिर्फ पजेस करता है और ऑन द ड्यू टाइम और ड्यू डेट वो गुड्स एक्सेप्ट रिटर्न होना चाहिए बेलर के पास। और दूसरा जो और भी इसके हो सकते हैं वो कि किसी ने कुछ सामान किसी का फंड किया या उसके पास गलती से आ गया तो ये उसको रिटर्न जाएगा, वो इस तरीके के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्या होता है? लॉ क्रिएट्स मीन्स एक बेटे को अपनी माँ का भरण पोषण करना है, ये लॉ ने बोल दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं है फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो चाहे तो वो उसको एनफोर्स कर सकती है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब आज के टाइम में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट और बहुत से कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू चलता है या ई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू चलता है, तो उस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसको ई कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमने सामान मंगवाया ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, तो हमने उसको पेमेंट कर दिए। जब हमने पेमेंट कर दिए तो वो क्या हो गया? हमारी तरफ से एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हमारा कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है पेमेंट को लेकर के, हमने अपना पेमेंट कर दिया है। अब सेकंड पार्टी का ऑब्लिगेशन है कि वो सामान डिलीवर करे, तो वो एग्रीमेंट वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक पार्टी के लिए। जब वो दे देगा, सामान डिलीवर कर देगा, तो वो उसके लिए भी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां पर दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस ड्यू रह रहा है, मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई सामान ऑनलाइन मंगवाया है और उसको हमने पे ऑन डिलीवरी या पे लेटर का हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मतलब हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो हमारे तरफ से भी अभी ड्यू रह रहा है परफॉर्मेंस। जब वो सामान उसने भी अभी डिलीवर नहीं किया है तो उसके तरफ से भी ड्यू रह रहा है। जब वो सामान लेकर के आएगा हम उसको पैसे देंगे, तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो सकता है? ये यूनिलैटरल हो सकता है और यह बायलैटरल हो सकता है। यूनिलैटरल मीन्स वन पार्टी परफॉर्मेंस इज रिमेनिंग और बायलैटरल मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन बोथ पार्टीज। वही हमने पेमेंट कर दिए तो यूनिलैटरल है एग्जीक्यूटिव, और अगर हमने पेमेंट नहीं किए, सामान भी अभी नहीं आया है, तो वाटर